स्टूडेंट्स, आज हम लोग डायमेंशन एनालाइज का लेक्चर नंबर 3 स्टडी कर रहे हैं, जहां हम लोग डायमेंशन की जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 2 स्टडी करेंगे। एप्लीकेशन नंबर 2 क्या है बेटा आपके पास कि फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला हो, वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, इसको हमें चेकआउट करना है। ठीक है, और इसी लेक्चर के अंदर हम लोग जेई के अंदर पूछे गए 5 क्वेश्चन को भी सोल्व करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहे। इस कंसेप्ट से जेई में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज आप लोग सीखोगे बेटा। ध्यान दो सबसे पहले कि हमारा मोटिव क्या है, डायमेंशन कंसिस्टेंसी को चेक करना किसी भी फिजिकल इक्वेशन को। और यहाँ पे हमारी हेल्प करती है बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिंपल सी बात कहती है जो हम जनरल लाइफ में यूज करते हैं। देखो, मान लो मैं एक जनरल से एग्जांपल देता हूं कि एक क्वांटिटी है 7 kg, जिसको लिखा जा सकता है 5 kg प्लस ऑफ 2 kg। तो आप एक चीज समझ रहे हो कि इस इक्वेशन में टोटल 3 टर्म है बेटा, और ये इक्वेशन अगर करेक्ट है, कैसी है बेटा, करेक्ट है, मैथमेटिकली मत जाना, यूनिट वाइज बात करो, तो इसके हर एक टर्म की यूनिट सेम होने वाली है। हर एक टर्म की यूनिट क्या होगी, सेम। जब हर एक टर्म की यूनिट सेम होगी तो हर एक टर्म का डायमेंशन भी क्या होगा बेटा, सेम। और इसी को क्या बोला जाता है बेटा, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लॉ ऑफ होमोजेनिटी को अगर दूसरे तरीके से देखें, दूसरे नजरिए से अगर देखा जाए, तो हम बोल सकते हैं कि सिमिलर यूनिट ऑफ क्वांटिटी को ही, जो कोई भी दो क्वांटिटी, 2 3 4 जितनी भी क्वांटिटी की आप बात कर रहे हो, तो वही दो क्वांटिटी आपस में या तो क्या की जा सकती है बेटा, ऐड, या क्या हो सकती है, सब्ट्रैक्ट, जिनके यूनिट क्या हो बेटा, सेम। जैसे ये किलोग्राम में था और ये किलोग्राम में था, तभी ये क्या हो पाया बेटा, ऐड। अगर मैं ये कहता ये 5 kg है और ये 2 सेकंड है, तो क्या आप इनको ऐड कर सकते हो, क्या नहीं। तो यही क्या है बेटा, लॉ ऑफ होमोजेनिटी है। लॉ ऑफ होमोजेनिटी कितनी बातें बताता है बेटा, 2 चीजें डिक्लेयर करता है कि किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे, बोथ साइड, उन हर एक टर्म का यूनिट और डायमेंशन सेम होगा। दूसरा क्या कहता है कि केवल उन्हीं क्वांटिटी को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनके अंटिल यूनिट क्या होनी चाहिए बेटा, इक्वल या सेम। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट। एक फिजिकल इक्वेशन का डायमेंशनली करेक्ट होने की कंडीशन क्या है, इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स, उस इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हो रही है, बोथ साइड, LHS साइड भी और RHS साइड भी, जितनी भी टर्म आ रही है ऑफ द इक्वेशन आर द सेम, जितनी भी टर्म्स वहां अकर हो रही है, अगर उन सबके डायमेंशन सेम है, तो वी कैन डिक्लेयर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट आपके पास। ठीक है, इसका एक 2 एग्जांपल देते हैं और फिर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे बात करता हूं मैं आपके लिए कि पहला एग्जांपल है कि हाफ mv² इक्वल टू mgh। हाफ mv² इक्वल टू क्या, mgh। आपको बोलेगा कि इस इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, इसको चेक करो। तो इसको चेकआउट कैसे किया जाएगा, LHS में जो टर्म है, अगर उस पूरे टर्म का डायमेंशन RHS के जो टर्म्स हैं उसके डायमेंशन के क्या हो, इक्वल, तो वी कैन से दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट आपके पास। तो आपको 2 टर्म बनानी है, एक LHS में क्या है बेटा, हाफ mv²। अब जो पहली बात नोटिस होगी कि हाफ कांस्टेंट है और डायमेंशन को कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं होता, इसके लिए इसका होना या ना होना बराबर है। यहाँ पे m मास को रिप्रेजेंट करता है और v वेलोसिटी को। अगर मैं मास की यूनिट लिखूं तो बेटा क्या होगी, किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, बट इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बेटा, किलोग्राम
मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन बनाए किलोग्राम का कितना m1, मीटर स्क्वायर का L2 और सेकंड स्क्वायर का T2। इसको मूव ऑन करोगे m1 L2 T -2। क्लियर है इतनी सी बात। अब बात करते हैं बेटा RHS। RHS में टर्म क्या है mgh। कौन है बेटा mgh। m मास है, मास का मेजरमेंट किलोग्राम में। g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन का यूनिट होता है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h यहाँ पे बेटा हाइट है, हाइट का मेजरमेंट मीटर में करोगे। ओवरऑल यूनिट हो जाएगा बेटा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम का यूनिट कितना बेटा डायमेंशन m1, मीटर स्क्वायर का L2, सेकंड स्क्वायर का T2। ये हो जाएगा m1 L2 T ऑफ -2। देखो बेटा LHS में जो टर्म थी और RHS में जो टर्म थी, दोनों टर्म के डायमेंशन करेक्ट है। इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली कैसा है बेटा करेक्ट आपके पास। यहां तक आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। कॉपी डेट। देखो बेटा ये तो सिंपल सा था। इसमें दूसरा वेरिएशन क्या देगा वो आपको ध्यान दो। जो सेकंड बन सकता है कहेगा टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। अब देखो बेटा इसमें क्या आ गया रूट आ गया आपके पास। बोलेगा कि ये कोई फॉर्मूला है, इसको डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है चेक करके बताओ। तो वही दो काम करने। सबसे पहला काम क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि रूट को रिमूव करने की कोशिश करो। तो हम बोलेंगे रूट रिमूव करने के लिए बहुत सारी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। इसका हो जाएगा कितना बेटा t स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। और जैसे ही इसका स्क्वायर करोगे रूट रिमूव हो जाएगा L बाई जी। फिर से फॉर्मूला की दोनों टर्म देखो बेटा। LHS में क्या है बेटा टाइम का स्क्वायर, मतलब कि सेकंड स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर का डायमेंशन क्या होता है बेटा T2। अब बात करते हैं बेटा RHS की। ये 4 पाई स्क्वायर L बाई जी। यहां पर 4 पाई स्क्वायर तो क्या है कांस्टेंट। और थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोली थी डायमेंशन में कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता। L बाई जी, L बेटा लेंथ है, मेजरमेंट किसमें होगा मीटर में। जी है बेटा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन है तो यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सेकंड स्क्वायर कहाँ चला गया ऊपर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट। सेकंड स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा T2। अब देखो बेटा LHS और RHS पार्ट में जितने भी टर्म थे उनके दोनों तरफ के डायमेंशन क्या है सेम। तो वी कैन से इट इज द करेक्ट ऑफ डायमेंशनली आपके पास। तो ये डायमेंशनली क्या है बेटा करेक्ट है आपके पास। अब इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अब इसमें थोड़े से वो वेरिएशन लाता है। तो हम कुछ वेरिएट अलग अलग टाइप के 5-7 एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपके दिमाग में ये बैठ सके कि इस फॉर्मेट से क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा आपके पास। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a बाई b इन द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है f इक्वल टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, जहां f फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, x डिस्टेंस को, t टाइम को, एंड बोला गया है a एंड b आर कांस्टेंट। यहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो बताओ इस a और b के डायमेंशन क्या होंगे आपके पास। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लॉ ऑफ होमोजेनिटी बताया। अगर बेटा ये इक्वेशन करेक्ट है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है तभी वो a बाई बी का रेशियो निकाल सकता है। अगर ये क्वांटिटी फोर्स है तो ये क्वांटिटी भी क्या होगी बेटा फोर्स, और ये क्वांटिटी भी क्या होगी फोर्स। ये कुछ इस तरह से रहा होगा 7 न्यूटन इक्वल टू 5 न्यूटन प्लस ऑफ 2 न्यूटन, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटी को ही आप ऐड कर सकते हो। और जब 5 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन बनेगा तो इस पूरे पार्ट का यूनिट इस पूरे पार्ट के यूनिट के क्या होना चाहिए इक्वल।
अगर ये दोनों चीजें एप्लीकेबल है, इसका मतलब ये लॉ ऑफ होमोजेनिटी को ओबे करता है आपके पास। यहां पर हम लिख सकते हैं कि f इजिकल्स टू a रूट एक्स। मैं पहला फॉर्मेट ये कर रहा हूं, ठीक है। मुझे सबसे पहले रूट रिमूव करके दिखाते हैं। तो वैसे कि मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो a इक्वल टू हो जाएगा f अपॉन रूट एक्स, ठीक है। क्योंकि डायमेंशन किसका निकालना है बेटा, a का। दो चीजों के डायमेंशन हमेशा याद रखो। पहला मैंने बोला है फोर्स का। फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t-2, और दूसरा वर्क या एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन होता है m1 l2 t-2। ये हमेशा याद होनी चाहिए आपको। देखो बेटा, ये कौन है, फोर्स। फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2। बेटा ये कौन है आपके पास, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मेजरमेंट किसमें होगा, मीटर में, और मीटर का डायमेंशन कितना, l1। बट बेटा इसका अंडर रूट है, तो अंडर रूट को लिख सकते हैं पावर हाफ। आपको पता होगा रूट को x की पावर हाफ लिखा जा सकता है। दोनों का एक ही मीनिंग निकल के आता है। देखो बेटा, पावर के ऊपर पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा m1 l1 t-2। 1 मल्टीप्लाई बाई हाफ, हाफ हो जाएगा आपके पास। सिंप्लीफाई करो, ये ऊपर जाएगा बेटा कितना, m1 l1, ऊपर गया l माइनस हाफ t-2 आपके पास। जब बेस सेम होते हैं तो पावर को हम लोग ऐड करते हैं। 1 और -1/2 ऐड होगा, तो रिजल्टेंट क्या बचेगा बेटा आपके पास, m1 l की पावर माइनस हाफ t-2 आपके पास। ये डायमेंशन किसकी है बेटा, a की। देन सेकंड पार्ट जो इसमें हमें सोल्व करना है, किसका डायमेंशन चाहिए बेटा, b का। देखो बेटा, अगर मैंने कहा कि ये फोर्स है, तो ये भी क्या होगा, फोर्स। डायमेंशन भी दोनों सेम होने चाहिए, तो b t² जो होगा बेटा वो फोर्स के बराबर होगा। तो b इक्वल टू f अपॉन t²। f क्या है बेटा, फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2 टाइम स्क्वायर। टाइम स्क्वायर का डायमेंशन कितना बेटा, t2। इसको ऊपर लेके जाओगे, टोटल हो जाएगा m1 l1 t-4 आपके पास। देन हमसे पूछा क्या बेटा, a बाई b का रेशियो। तो a की डायमेंशन हमें पता है कितनी, m1 l की पावर हाफ और t-2 अपॉन b का डायमेंशन कितना है बेटा, m1 l की पावर 1, और ये हो जाएगा बेटा कितना, t-4। m1 से m1 कैंसिल आउट, -2 से -4 कट करोगे, कितना आएगा बेटा, -2। सिंप्लीफाई करो, l1 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, -1। ये हो जाएगा l की पावर -हाफ डॉट l की पावर -1। t की पावर -2 ऊपर जाएगी, t की पावर +2। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, आपके पास बेसिकली बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। -1 -हाफ हो जाएगा बेटा कितना, l की पावर -3/2, और ये होगा बेटा कितना, t2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। कॉपी डेट। देखिए बेटा, एक छोटा सा मिस्टेक हुआ मेरे से। ये l की पावर 1 और l की पावर हाफ है बेटा। +1 में से -हाफ सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का हाफ बचेगा बेटा। ये प्लस का हाफ चल रहा है यहाँ भी क्या चल रहा है बेटा, प्लस का हाफ। ये कितना है, प्लस का हाफ। अब देखो, -1 में से +हाफ आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना बचेगा बेटा, माइनस का हाफ। तो आंसर होगा यहाँ पे l की पावर -हाफ/हाफ t² आपके पास। अब लो बेटा स्क्रीनशॉट। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, द वांडरवॉल इक्वेशन फॉर ए गैस। किसी गैस मॉलिक्यूल के लिए वांडरवॉल की इक्वेशन गिवन है, P + A/v² मल्टीप्लाई बाई v - b = RT। जहां P बेटा प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, V वॉल्यूम है,
ए एंड बी आर क्या है, कांस्टेंट, आर वंडरवॉल कांस्टेंट है और टी यहाँ टेम्परेचर है। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी की हमें क्या निकालनी है बेटा, डायमेंशन आपके पास। सबसे पहला पार्ट ए निकालना है। देखो होमोजेनिटी क्या कहती थी कि सेम यूनिट ऑफ क्वांटिटी को ये आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर ये पूरी टर्म प्रेशर है तो ये रेशियो भी प्रेशर के यूनिट के क्या होगा, बराबर। तभी ये वाला यूनिट और इस वाले यूनिट को क्या किया जा सकता है बेटा, ऐड। तो हमने बोला कि A अपॉन वी स्क्वायर भी प्रेशर के बराबर होगा। तो फॉर्मूला A इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पी वी स्क्वायर। आपने पढ़ा है प्रेशर होता है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T माइनस 2, एरिया का कितना बेटा, L2। वॉल्यूम का यूनिट होता है बेटा मीटर क्यूब, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, L क्यूब। ठीक है, अब देखो बेटा प्रेशर का डायमेंशन में क्या लिख सकता हूं बेटा, m1 L1 T माइनस 2 अपॉन में क्या बेटा, L स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम का स्क्वायर। वॉल्यूम का डायमेंशन कितना है बेटा, L क्यूब का क्या करना है, स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा इसको, m1 L1 T माइनस 2 पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 6 अपॉन L2। ये कट करोगे 4 टाइम्स, टोटल रिजल्ट क्या बचेगा बेटा, m1 L4 प्लस L1 L5 T माइनस 2। ये डायमेंशन है किसका बेटा, ए का आपके पास। ठीक है, ऐसे ही हमसे किसका पूछा था बेटा, बी का डायमेंशन। एक चीज बताओ बेटा, अगर ये वॉल्यूम है तो ये टर्म भी क्या होगी, वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर ही वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप लोग। तो हमने बोल दिया बी वॉल्यूम के बराबर है। अब जो डायमेंशन वॉल्यूम का होगा वो ही डायमेंशन किसका होगा बेटा, बी का, और यहाँ वॉल्यूम का डायमेंशन कितना है, L क्यूब। ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर। कॉपी डेट। देखो बेटा, आई थिंक आपको टिप टिप की आवाज भी आ रही होगी कहीं से बैकग्राउंड में। बारिश बाहर शुरू हो चुकी तो उसकी थोड़ा सा नॉइस आ सकता है आपके पास। ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। इस क्वेश्चन के अंदर एक कंसेप्ट अप्लाई होता है, और कंसेप्ट क्या है वो समझो। आपको कुछ टर्म याद करनी है कि अगर कहीं लिखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा कुछ भी हो, यहां हमेशा थीटा आएगा। और ये जो थीटा है बेटा, ये डायमेंशन लेस है। क्या है बेटा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी हमेशा। डायमेंशन लेस है, इसका मतलब इसकी डायमेंशन लिखोगे m0 L0 T0 आपके पास। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो तो आपने पढ़ा है कोई भी टर्म यहाँ रखो, उसकी पावर अगर आप 0 लगाते हो तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आता है बेटा, 1। x की पावर 0 1 होगा, 10 की पावर 0 1 होगा, 1 अपॉन माइनस 50 की पावर 0 भी कितना होगा बेटा, 1। इसका मतलब कि इसमें x y z कुछ भी रखा जाए, अगर उसकी होल पावर 0 है तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना लिखा जा सकता है, 1। तो ये थीटा का डायमेंशन लेस है, और अगर इसको मैग्नीट्यूडली इक्वल करना होगा तो मैं 1 के इक्वल लिख सकता हूं। तो पहली बात तो ये पता लगी कि साइन एंगल, साइन, कोस, टेन, कॉट, कोसेक कुछ भी हो, यहां जो भी टर्म लिखी होगी वो पूरी की पूरी टर्म कैसी होगी बेटा, डायमेंशन लेस होगी। दूसरी टर्म जो आपको याद रखनी है कि कहीं भी लॉग लिखा हो, या तो वो ln लिखेगा या लॉग ई बेस लिखेगा। अब यहां भी x y z कुछ भी लिखा हो, x y z कोई भी टर्म लिखी हो, ये जो टर्म्स होगी, ये टर्म्स बेटा कैसी होगी, डायमेंशन लेस। इनका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, और मैं अगर इनका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूंगा तो इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। और जो थर्ड टर्म होती है बेटा आपके पास, एक्सपेंशन फंक्शन, मतलब कि एक्सपेंशन एक टर्म है, इसके पावर के टर्म में कुछ भी हो, जैसे इसकी पावर हो सकती है kt, इसकी पावर हो सकती है आपके पास एक्स स्क्वायर। तो ये जो भी पावर बनाएगा, ये पावर भी कैसी होगी बेटा, डायमेंशन लेस। तो
तो इसकी जो भी पावर होगी वो पावर कैसी होगी बेटा, डायमेंशन लेस आपके पास। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डेटा है और इन 2 के ऊपर तो जेई ने क्वेश्चन भी करवाया आपको। तो हमें ये कंसेप्ट अगर पता होगा तो हम वहां पे जो पूछी गई क्वांटिटी होगा उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि एक इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है बेटा, इस इक्वेशन है y a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहां पर a क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है, t टाइम है, x डिस्टेंस है, तो ऑब्टेन डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड k आपके पास। इस ओमेगा और k के क्या निकालना है बेटा, डायमेंशन। ये w जैसा नहीं होता, इस तरीके से ओमेगा ड्रॉ किया जाता है आपके पास। देखो बेटा, मुझे एक चीज पता है कि ये साइन एंगल के टर्म में है, साइन एंगल के टर्म में है, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स एक कैसी क्वांटिटी है बेटा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अगर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो हम लिख सकते हैं कि ओमेगा टी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा। अगर ये 1 के इक्वल है तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1/t। अब टाइम है, यूनिट क्या बनेगा बेटा, सेकंड। सेकंड का डायमेंशन कितना, t1। t1 ऊपर लेके जाओगे t ऑफ -1 आपके पास, ठीक है। तो ओमेगा का डायमेंशन आ गया t-1। अब kx ये भी डायमेंशन लेस होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी कितने के बराबर होगा बेटा, 1 के। तो यहां से k इक्वल टू 1/x। x क्या है बेटा, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मेजरमेंट मीटर में, मीटर का डायमेंशन L1 और L1 ऊपर जाएगा तो L ऑफ -1। तो ये कुछ मैंने बेसिक नॉलेज दी आपको। अब इस नॉलेज के बेसिस के ऊपर आप जेई के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। टेक इट स्क्रीनशॉट। देखिए बेटा, जेई 11 जनवरी 2019 मॉर्निंग का जो बेस था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था बेटा। जेई के अंदर क्या बोला है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के बीच जो लगने वाला फोर्स है उसकी इक्वेशन ये है भैया, फोर्स इक्वल टू अल्फा बीटा एक्सपेंशन की पावर -x² अपॉन अल्फा ऑफ kt आपके पास, जहां x डिस्टेंस है, k बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। अब एक नया कांस्टेंट है जो आपके पास हीट के अंदर डेवलप होता है या एटॉमिक थ्योरी के अंदर डेवलप होगा आपके पास। इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला लिख देता हूं कि एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ kBT। यहां लिख देते हैं एनर्जी इक्वल टू हाफ kT, जहां k बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और T क्या बेटा, टेम्परेचर। यहां पे T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा और बीटा 2 कांस्टेंट है, तो डायमेंशन ऑफ बीटा क्या होगी वो हमसे पूछिए। सबसे पहले देखो बेटा, आपके पास हमें जो पहला टर्म समझ में आता है वो ये है कि अगर ये क्वांटिटी फोर्स है तो ये पूरी क्वांटिटी भी क्या होगी बेटा, फोर्स। अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा, फोर्स, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन अल्फा। मैं बीटा का डायमेंशन निकाल सकता हूं अगर फोर्स का डायमेंशन और अल्फा का डायमेंशन मुझे पता हो। तो फोर्स तो मुझे पता है बट अल्फा का डायमेंशन पता नहीं है, तो पहला मोटिव क्या होगा, अल्फा निकालना। अब देखो ये एक्सपेंशन की पावर है -x² अल्फा kt, और आपने पढ़ा है कि एक्सपेंशन की पावर कुछ भी हो वो क्या होती है बेटा, डायमेंशन लेस होती है। डायमेंशन लेस है तो इसका मैग्नीट्यूड हम किसके बराबर रख सकते हैं बेटा, 1 के इक्वल रखा जा सकता है। आप चाहो तो 1 के बराबर रखो, आप चाहो तो ऐसे लिखो m0 l0 t0। इसका मतलब भी यही है भाई, किसी की भी पावर 0 होगी तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, 1। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 ही रहने वाला है। तो अपना अपना करने का मेथड है, ये 1 के बराबर है। अब देखो बेटा, यहां से लिख सकता हूं मैं हाफ x² अल्फा। k क्या है बेटा,
बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और मैंने एक फॉर्मूला बताया कि एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ के टी। तो यहां से लिख सकते हो बोल्ट्जमान कांस्टेंट के इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। मैं क्या फॉर्मूला शिफ्ट कर रहा हूं यहाँ, मैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट की जगह क्या लिख रहा हूँ बेटा, ट्वाइस ऑफ एनर्जी अपॉन टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर इक्वल टू 1। टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो अल्फा को उधर शिफ्ट कर दो, यहां से क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2e इक्वल टू क्या बेटा, अल्फा। अब यहां देखो बेटा, हमें अल्फा का डायमेंशन बनाना है। एक्स क्या है बेटा, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन होता है मीटर, मीटर का बनता है L1, बट इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, और आप लोगों ने पढ़ा है डायमेंशन में कांस्टेंट का कोई मीनिंग नहीं है। ई क्या बेटा, एनर्जी, मैंने कहा था कि एनर्जी का डायमेंशन याद रखना कितना, m1 L2 T माइनस 2। सिंप्लीफाई करो बेटा इसको, ये हो जाएगा कितना, L2 m1 L2 T माइनस 2, L2 से L2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, ऊपर लेके जाओ, ये हो जाएगा m माइनस 1 T प्लस 2 आपके पास। ठीक है, हमारा पहला काम हो गया। अब हमें निकालना है क्या बेटा, बीटा। तो यहां देखो, आपने पढ़ा है बीटा इक्वल टू होगा F अपॉन अल्फा। फोर्स का डायमेंशन आपको याद है m1 L1 T माइनस 2, और अल्फा का डायमेंशन कितना है बेटा, m माइनस 1 T2 आपके पास। सिंप्लीफाई करो इसको, तो m माइनस 1 ऊपर जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, m2 L1, ये 2 ऊपर जाएगा, माइनस 2, माइनस 2 और माइनस 2 कितना बेटा, माइनस का 4। तो बीटा का डायमेंशन कितना है बेटा, m2 L1 T माइनस 4, m2 L1 T माइनस 4। इसका ऑप्शन बी क्या हो गया बेटा, करेक्ट। टेक इट स्क्रीनशॉट। देखिए बेटा, जेई 12 जनवरी 2019 इवनिंग बैच का क्वेश्चन है आपके पास। ये जो क्वेश्चन में जो कंसेप्ट या जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है बेटा, वो 12th के चैप्टर 1 और 2 के फॉर्मूला है। तो अभी आपको देखने में नया लगेगा क्योंकि आप 11th क्लास के बच्चे हो, लेकिन जब आप 11th 12th कंप्लीट कर लोगे तो ये फॉर्मूला आपके लिए फैमिलियर हो जाएंगे, वहाँ आप इनको डायरेक्ट यूज करोगे। अभी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। लेट L, R, C एंड V रिप्रेजेंट, L रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा इंडक्टेंस को, R रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस को, C कैपेसिटेंस है और V क्या बेटा, वोल्टेज रेस्पेक्टिवली। द डायमेंशन ऑफ दिस फॉर्मूला, L अपॉन R C V का फॉर्मूला क्या होगा, SI यूनिट इनके होंगे तब। तो हमें इसका डायमेंशन निकालना है। देखो बेटा, कंसेप्ट क्या याद रखना है कि L बाई R का रेशियो जो होता है वो टाइम के इक्वल होता है। ये एक फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला होता है बेटा Q इक्वल टू सी वी, जहां Q क्या है, चार्ज, C कैपेसिटेंस और V क्या है बेटा, वोल्टेज। तो मैं लिख सकता हूं CV की जगह क्या बेटा, Q। अगर ये दोनों टर्म मुझे याद है तो मैं इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर रहा हूं। मॉडिफाई करके क्या लिख रहा हूं बेटा, L बाई R को क्या लिख रहा हूं मैं, टाइम, और CV की जगह क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, चार्ज। ठीक, आपने I इक्वल टू क्यू बाई टी तो पढ़ा होगा बेटा, तो यहां से Q इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, IT। I का मतलब एम्पियर और T का मतलब टाइम। मैं इनके यूनिट पुट कर रहा हूं। देखो बेटा, ऊपर क्या चल रहा है, टाइम, और ये Q क्या है बेटा, चार्ज है। तो चार्ज का यूनिट होता है बेटा एम्पियर मल्टीप्लाई बाई टाइम। टाइम से टाइम कैंसिल आउट, तो इस पूरी क्वांटिटी का यूनिट क्या बचा बेटा, पर एम्पियर। और करंट जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और एम्पियर का डायमेंशन होता है बेटा कितना, A1। ऊपर लेके जाओगे तो A माइनस 1 आपके पास। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट। देखिए बेटा, 10 अप्रैल 2019 इवनिंग बैच का क्वेश्चन है। In the formula x equal to 5y z square, x and z are dimension of capacitance। x कैपेसिटेंस का डायमेंशन है और z मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन है रेस्पेक्टिवली।
व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ वाई, तो इस फॉर्मूले में वाई का डायमेंशन क्या होगा आपके पास। तो देखो बेटा फॉर्मूले से मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू गिवन है 5y² y ऑफ जेड स्क्वायर, तो y इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 5 ऑफ जेड स्क्वायर। सिंपल सा काम करना है, x का डायमेंशन निकालना है, z का डायमेंशन निकालना है। अब बेटा x क्या है, कैपेसिटेंस है, x क्या है कैपेसिटेंस, और c इक्वल होता है बेटा q अपॉन v। अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था q इज इक्वल टू सी वी, यहाँ से c इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा q अपॉन v, जहाँ q चार्ज है और v पोटेंशियल है, v यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है बेटा पोटेंशियल है, तो q तो एज इट इज रहने दो, v पोटेंशियल इक्वल टू होता है बेटा वर्क डन बाई चार्ज, तो वर्क डन बाई चार्ज, चार्ज कहाँ चला जाएगा बेटा ऊपर, तो मेरा फॉर्मूला हो गया q² बाई वर्क डन। अब आपने पढ़ा है I इज इक्वल टू कितना बेटा q अपॉन टी, तो q इज इक्वल टू कितना IT, करंट का डायमेंशन A1 टाइम का T1, तो इस चार्ज का डायमेंशन होता है बेटा A1 T1 का क्या स्क्वायर, और वर्क का डायमेंशन मुझे पहले से ही पता है कितना M1 L2 T माइनस 2, सिंप्लीफाई करें A² T² अपॉन M1 L2 T माइनस 2, ऊपर लेके चले जाओ बेटा इसको M माइनस 1 L माइनस 2, ये हो जाएगा टोटल T4 A2। ये तो आ गया बेटा किसका x का डायमेंशन। z कौन है बेटा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, आपने पढ़ा है फॉर्मूला F इज इक्वल टू कितना QVB, ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू F अपॉन QV, ये z के बराबर है। F फोर्स है, Q चार्ज है और V यहाँ वेलोसिटी है। एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है और ये मैग्नेटिक फील्ड में काम में आता है। तो फोर्स का डायमेंशन M1 L1 T माइनस 2, चार्ज का डायमेंशन A1 T1, और वेलोसिटी क्या होती है बेटा मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा L1 T माइनस 1। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस बेटा, L1 से L1 गया, T प्लस 1 से T माइनस 1 गया, तो क्या बचा बेटा यहाँ पे M1 फिर T माइनस 2 और A1 ऊपर जाएगा तो A माइनस 1, ये किसका है बेटा Z का। चलो सिंप्लीफाई करते हैं बेटा हम लोग, यहां देखें आपको निकालना है y, x का डायमेंशन कितना M माइनस 1 L माइनस 2 T4 A2, क्या 5 का कोई मतलब है क्या, नहीं, z का क्या करना है स्क्वायर, तो ये जो z की डायमेंशन है इसका स्क्वायर करो, तो M 2 हो जाएगा, T माइनस 4 हो जाएगा, A माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो बेटा M2 ऊपर जाएगा तो माइनस का, ये कितना लिखा जाएगा बेटा M माइनस 3, माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3, L तो है ही नहीं तो L माइनस 2, माइनस 4 ऊपर जाएगा प्लस 4, प्लस 4 और प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा प्लस 8, माइनस 2 ऊपर गया प्लस 2 A4 आपके पास, तो डायमेंशन क्या बचा बेटा आपके पास M माइनस 3 L माइनस 2 T प्लस 8 A4, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो गया बेटा करेक्ट। देखिए बेटा अच्छा क्वेश्चन है, जितना पढ़ाया सारा लॉजिक अब एक साथ काम में आने वाला है आपके पास। जेई 2016 का जो ऑनलाइन पेपर हुआ होगा उसका ये क्वेश्चन आपके पास है, क्या कह रहा है A, B, C एंड D आर 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी है A, B, C और D, चारों डिफरेंट है, डिफरेंट डायमेंशन A, B, C, D, चारों की कुछ डायमेंशन है और चारों ही डायमेंशन डिफरेंट है, सेम नहीं बोल सकते। नन ऑफ देम इज डायमेंशनलेस, इसमें से कोई डायमेंशनलेस भी नहीं है आपके पास। बट वी नो डेट द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है AD इक्वल टू C log ऑफ BD होल ट्रू, ये इक्वेशन भी सही है डायमेंशनली, अगर इसको चेक करोगे तो ये करेक्ट निकल के आएगा।
देन विच ऑफ कॉम्बिनेशन इज नॉट ए मीनिंगफुल क्वांटिटी। ध्यान देना बेटा, ये एक मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, इसमें एक ऑप्शन सही नहीं है, दो ऑप्शन एक साथ सही निकलेंगे आपके पास, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे इसका आंसर पता है कि दो ऑप्शन सही बनने वाले हैं आपके पास। ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन है कि कोई भी कौन कौन से ऑप्शन सही हैं या नहीं है वो हमें चेक करना है। सबसे पहले तो ये बताओ कि मीनिंगफुल क्वांटिटी से मेरा मतलब क्या है। अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा है 5 kg माइनस 2 kg, तो क्या इसका मीनिंग सही है क्या? यस, इट इज पॉसिबल। इसका मतलब कि इस क्वांटिटी का डायमेंशन और इस क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है, तो ये एक मीनिंगफुल टर्म लिखी है। लेकिन कहीं मैंने ऐसे लिखा 2 kg माइनस ऑफ 2 सेकेंड, क्या अब ये सही है क्या? नहीं, ये मीनिंगफुल नहीं है। तो हमें वो पेयर पता करना है जिनका कोई मीनिंग नहीं है, जो मीनिंगफुल ना हो। इसका मतलब कि जितने भी टर्म दे रखे हैं, अगर जैसे कि हर एक में दो दो टर्म है, इसमें भी 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 दो टर्म है, तो अगर हर एक टर्म का डायमेंशन सेम है तो मेरे लिए वो मीनिंगफुल है, और अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो वो नॉट मीनिंगफुल हो गया आपके पास। सिंपल सी बात है। इसका मतलब मुझे हर एक टर्म का डायमेंशन चेक करना है। एक चीज बताओ, अगर ये चीज ट्रू है, वी नो आपके पास, मान लो ये टर्म अगर ट्रू है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं आपके पास AD इज इक्वल टू सी ln ऑफ BD। अगर ये ट्रू है तो AD का डायमेंशन, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं बेटा ब्रैकेट में। तो हमने बोला कि AD का डायमेंशन और C का डायमेंशन क्या होगा बेटा? सेम, क्योंकि ये इक्वेशन ट्रू है। आपको ये भी बताया गया है कि लॉग के अंदर जो भी टर्म लिखी होगी वो डायमेंशन लेस होगी। इसका मतलब कि BD का डायमेंशन, BD का क्या डायमेंशन, डायमेंशन लेस है, तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं बेटा? 1 के इक्वल लिखा जा सकता है। केवल मैं इन्हीं दो प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करूंगा और हर एक का मतलब निकालूंगा। चलो, हमें चारों चीजें यहाँ चेक करनी होगी। फर्स्ट टर्म क्या है? C अपॉन BD, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन अगर सेम आता है तो मीनिंगफुल है, और नहीं आता तो नॉट मीनिंगफुल है। देखो बेटा, C अपॉन BD आपके पास है, तो यहां देखो BD तो क्या है? डायमेंशन लेस। क्या है बेटा? डायमेंशन लेस। तो ये यहां केवल C अपॉन BD लिख देना। BD क्या है? डायमेंशन लेस है। तो अगर इस टर्म में डायमेंशन बनाओगे तो इसका तो कोई डायमेंशन बनेगा नहीं, डायमेंशन कब इसका बनेगा बेटा? C। तो पहले टर्म का डायमेंशन C के बराबर है। अब दूसरा देखो बेटा, दूसरा कौन है इसका? AD स्क्वायर अपॉन C। इसको ऐसे लिखता हूं मैं AD मल्टीप्लाई D अपॉन C। अरे AD मल्टीप्लाई D अपॉन C। प्रॉपर्टी क्या है कि AD का डायमेंशन C के डायमेंशन के बराबर है। इस AD का डायमेंशन बनाओगे तो डायमेंशन ऑफ C बनेगा। D का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ D अपॉन C का डायमेंशन ऑफ C, काटो तो क्या बचा? डायमेंशन ऑफ D। देखो बेटा, पहले टर्म में C की डायमेंशन बची हुई है और दूसरे टर्म में D की डायमेंशन बची हुई है, और क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि हर एक के डायमेंशन डिफरेंट है। तो क्या ये दोनों डायमेंशन इक्वल है क्या? नहीं। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये नॉट मीनिंगफुल क्वांटिटी है। तो पहला टर्म क्या हो गया? ये जो क्वांटिटी है ये कैसी है? नॉट मीनिंगफुल हमारे लिए। चलो दूसरे को चेक करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है बेटा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर आपके पास। एक बार देख लेता हूं टर्म यही है क्या? ठीक है, देखो बेटा, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? A स्क्वायर। ठीक, एक चीज बताओ, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से सर आप लिख सकते हो A इक्वल टू C बाई डी लिखा जा सकता है। तो इसको लिख सकते हैं C बाई डी का क्या? होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ C डायमेंशन ऑफ D का स्क्वायर। यही टर्म है आपके पास, मतलब कि A स्क्वायर के डायमेंशन C का डायमेंशन और D के डायमेंशन के रेशो के डायमेंशन क्या होगा? इक्वल। सेकेंड टर्म देखो कौन है बेटा? B स्क्वायर ऑफ C स्क्वायर। देखो बेटा, BD 1 के बराबर है,
तो यहाँ से b इक्वल टू लिख सकते हैं 1/d। यहाँ से b स्क्वायर ऑफ c स्क्वायर। अब बताओ बेटा b की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 1/d का स्क्वायर, और ये c स्क्वायर आपके पास। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डायमेंशन ऑफ c, डायमेंशन ऑफ d, और ये इसका क्या है बेटा, स्क्वायर। मतलब कि ये दोनों टर्म के डायमेंशन क्या है, सेम है। तो ये कैसी क्वांटिटी है बेटा आपके पास, एक मीनिंग फुल क्वांटिटी। बात समझ में आती है आपको? ठीक। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट मुझे चेक करना है बेटा सी को। प्रॉपर्टी आपको याद रहेगी आई होप, a/b माइनस ऑफ c आपके पास। यहां देखिए बेटा आप लोग, a/b माइनस ऑफ c, इसको मैं क्या लिख सकता हूं प्रॉपर्टी के थ्रू, देखो फर्स्ट a/b क्या लिखा है बेटा, a/b, ठीक है। यहां से मैं a को लिख सकता हूं बेटा c/d। क्या लिख सकता हूं, c/d। तो a की जगह लिखा मैंने c/d ऑफ b। अब मुझे पता है कि bd तो क्या है, डायमेंशनलेस है, तो इसका तो कोई डायमेंशन बचेगा नहीं, बनने वाला है नहीं। बनेगा किसका बेटा, c का। तो हमने बोला c का डायमेंशन क्या हो गया, c। दूसरी टर्म कौन है बेटा, c है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, c। देखो बेटा दोनों टर्म के डायमेंशन सेम आ रहे हैं, तो ये कैसी क्वांटिटी है बेटा आपके पास, एक मीनिंगफुल क्वांटिटी है, मीनिंगफुल क्वांटिटी है। बात समझ में आई? अगला क्या बेटा, d। एक चीज बताओ, अगर इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा तभी तो आप सबट्रैक्ट कर सकते हो ना। लॉ ऑफ होमोजेनिटी यही तो कहता है कि यूनिट सेम हो तभी ऐड और सबट्रैक्ट किया जा सकता है। यूनिट सेम होने का मतलब डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो क्या a और c का डायमेंशन सेम है क्या, नहीं। क्योंकि क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट डायमेंशन। इसका मतलब हमें पता क्या लगता है, सॉरी ये तो क्या है, मीनिंगफुल है, ये इसका आंसर है बेटा। इसका आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूं कि a का डायमेंशन नॉट इक्वल है c के डायमेंशन के। क्या ये इक्वेशन सही है क्या, नहीं। तो ये क्या है बेटा, नॉट मीनिंगफुल, नॉट मीनिंगफुल क्वांटिटी आपके पास है। उसने हमसे पूछा था कि कौन सा कॉम्बिनेशन मीनिंगफुल नहीं है, एक तो a और एक कौन सा बेटा आपके पास d। हर एक बात बेटा एक ही चीज क्लियर है, यहां पर क्वेश्चन अच्छा था बेटा आपके पास, इसको समझने की कोशिश करें। अगर एक बार में नहीं आ रहा तो वीडियो को रीबैक करके दोबारा देखें, पूरी बात हर एक तरीके से समझ में आएगी। कॉपी डेट।